वेलकम टू लर्न टुगेदर। मैं हूं संजना और मैं लेकर के आई हूं आप लोगों के लिए आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। कल हम लोग पिछले वीडियो में 10 तक क्वेश्चन देखे थे, इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? हमारा ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, शिताब राय, राय दुर्लभ और सैयद गुलाम हुसैन। सही जवाब होगा मोहम्मद रजा खां। मोहम्मद रजा खां सही जवाब है। इसका व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1775 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी। इसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपए देगी तथा निजाम के व्यय के लिए 53 लाख रुपए देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार ना तो लेना चाहती थी और ना ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। कंपनी के दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान मुर्शिदाबाद के बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा शिताब राय को नियुक्त की। मोहम्मद रजा खां उप नाजिम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता था, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का था। तो हमारा सही जवाब मोहम्मद रजा खां होगा। आगे देखते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। किस तारीख को प्रदान की थी, इस चीज़ को देखना है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन है 12 अगस्त 1765, 18 अगस्त 1765, 29 अगस्त 1765 और 21 अगस्त 1765। तो हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा 12 अगस्त 1765। 12 अगस्त 1765 को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी। व्याख्या देखते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। 12 अगस्त 1765 के अपने फरमान द्वारा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दी, जिसके बदले कंपनी द्वारा सम्राट को 26 लाख रुपए दिया जाना था तथा निजामत व्यय के लिए कंपनी को 53 लाख रुपए देना था। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा। उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय में 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेशनभोगी मात्र बनकर रह गए। आगे देखते हैं। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? हमारा ऑप्शन है शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से और शेर अली से। तो हमारा सही जवाब होगा शाह शुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाह शुजा से प्राप्त किया था। आइए व्याख्या देखते हैं। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया। उधर अफगानों ने आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पुत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। तुरंत उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में
विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोह-ए-नूर हीरा भेंट किया। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो हमारे पास ऑप्शन है श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बंगलोर में और कोयम्बटूर में। सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में। तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। व्याख्या देखते हैं। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों के मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ऑप्शन है हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान और नंदराज। सही जवाब होगा हैदर अली ने। यहाँ पर हम लोग श्रीरंगपट्टनम की संधि देख रहे हैं, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। इसके व्याख्या को देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 92 के बीच हुआ का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उसके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हार जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कार्नवालिस ने इसी संधि के बाद यह टिप्पणी की थी, हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। आगे देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बर्न्स। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा कैप्टन स्लीमैन। ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में हुआ था। व्याख्या देखते हैं। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भगवती की पूजा करते थे तथा प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उसके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती है। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। अनेक ठगों को फांसी दी गई। शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। आगे देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव और लॉर्ड कर्जन। इसके आगे उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। हमारा सही जवाब जो होगा वो होगा रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्विशासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू की गई थी। व्याख्या देखते हैं। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में हुई थी। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथ में ले लें।
वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब राय को पदच्युत कर दिया। आगे देखते हैं, द्वैत शासक का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाल, सर लियोनील कर्टिस। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। हमारा सही जवाब हो जाएगा सर लियोनील कर्टिस। द्वैत शासक का जनक सर लियोनील कर्टिस को माना जाता है। व्याख्या देखते हैं, सर लियोनील कर्टिस को द्वैत शासक का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विरासत की जिम्मेदारी अलग कर दी थी। आगे देखते हैं, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन। सही जवाब होगा लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। व्याख्या देखते हैं, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई। मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर के बरहियाताल विरोध के उद्देश्य को देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति और वर्ग युद्ध की शुरुआत। इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा बकास्त भूमि की वापसी की मांग। तो मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य जो था वो बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। व्याख्या देखते हैं, मुंगेर के बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।